हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग के एमआरएस अकाउंटेंट का टियर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जो एमसीक्यूज़ आएँगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एमसीक्यूज़। तो उनके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो लेकर के मैं आ रही हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकें कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है, 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के हैं। तो आपको उतनी ही अच्छे से तैयारी करनी है और कोशिश करनी है कि इसमें आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कोई आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि कोई प्रीवियस ईयर में इस तरह का हुआ नहीं है। लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएँगे, इसका आपको पूरी तरह से आइडिया है। क्योंकि पहले पेपर हो चुके हैं कंटेंट के, तो वहाँ पर आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। इसलिए उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। क्योंकि सारा गेम जो है वो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। टियर 2 से ही आपकी मेरिट बननी है और आगे जो इंटरव्यू होगा उसमें, तो इसलिए आपको इसमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं आप लोग को करा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में आपके कंप्लीट 40 क्वेश्चंस रहेंगे। अलग-अलग जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे मैंने आज की वीडियो में क्वेश्चंस को लिया है, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। लेवल वैसा ही रहेगा, कुछ बहुत ईज़ी हैं, कुछ मॉडरेट लेवल हैं और कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे कि आपकी एक आइडिया लग जाए कि कैसे पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए वीडियोज़ को। जिन भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप है, वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दिया करिए और हाइप कर दिया करिए। ये 3 काम ज़रूर से कर दिया करिए आप लोग। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन। यहाँ पर कह रहा है कि नकद छूट की अनुमति है। यानी कि जो नकद छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है? तो आपने 2 बातें सुनी होंगी, एक ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और एक कैश डिस्काउंट के बारे में। जब जर्नल हम बनाते हैं तो वहाँ पर 2 की एंट्रीज़ के बारे में कहा जाता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस पर दी जाती है? परचेज़ पर, सेल पर, प्रॉम्प्ट पेमेंट पर, ऑल ऑफ दीज़, इन सभी पर। तो यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट होता है, जो नकद छूट दी जाती है, वो दी जाती है प्रॉम्प्ट पेमेंट पर, शीघ्र भुगतान पे। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि ऑनलाइन आप लोग कुछ परचेज़ कर रहे होते हैं, तो आपको कहा जाता है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या होता है कि आपको एक तरह से प्रेरित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट कर दें, जिससे कि उनको तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो डिस्काउंट देते हैं। वो किस तरह का है? कैश डिस्काउंट हो जाता है। और हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी आता है कि जो कैश डिस्काउंट है, क्या उसको जर्नल एंट्रीज़ में दिखाया जाता है या उसकी जर्नल एंट्री की जाती है? तो यहाँ पर बिल्कुल जो कैश डिस्काउंट होता है, उसकी जर्नल एंट्री की जाती है। लेकिन जो अब ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसकी जर्नल एंट्री नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसकी एंट्री की जाती है, किसकी नहीं। तो जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसको लेस करके दिखा दिया जाता है, उसकी जर्नल एंट्री नहीं की जाती। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, उसकी जर्नल एंट्री की जाती है, उसको दिखाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट टू बी क्रिएटेड ऑन डोनेशन ऑफ गुड्स। माल के दान पर जमा किया जाने वाला खाता। परचेस अकाउंट है, कैश अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, डोनेशन अकाउंट है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर गुड्स को डोनेशन में दिया जा रहा होता है, तो वहाँ पर या फिर सैंपल के तौर पर भी कह सकते हैं आप, दिया जा रहा होता है, तो वहाँ पर हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? तो दोनों ही कंडीशंस में, चाहे आप डोनेट कर रहे हो, चाहे आप सैंपल के उसमें दे रहे हो, जो परचेस अकाउंट होता है, इवन जो अगर ड्राइंग्स भी होती हैं, अगर आप ड्राइंग भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, परचेज़ अकाउंट ही डेबिट किया जाता है, सॉरी क्रेडिट किया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तीनों में जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया आपको, सैंपल के तौर पे दिया जा रहा हो या फिर डोनेशन हो या तो फिर ड्राइंग्स हो, तो तीनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, परचेज़ अकाउंट ही क्रेडिट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है earnings that have a cumulative amount are not paid to the stockholder as a dividend is known as। ऐसी आय जिसमें राशि होती है और स्टॉक धारक को लाभांश के रूप में भुगतान नहीं किया जाता, तो इस रूप में जाना जाता है रिटेन अर्निंग, कॉमन अर्निंग, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसी आय यानी कि कोई इनकम आपको हुई है और आपने वो सारी इनकम जो है या उसका कुछ हिस्सा जो है
वो लाभांश के तौर पे यानी डिविडेंड के तौर पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ हिस्सा आप उसको रोक लेते हैं कुछ इनकम का, तो वो इनकम जो होती है उसे आप किस तरह से दिखाएँगे? तो उसे हम रिटेन अर्निंग उसे कहते हैं प्रतिधारित आय। एक आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए है, उसको आप रिटेन कर रहे हैं, रोक कर रख रहे हैं। अब उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं अलग-अलग, तो आप उसको रिटेन अर्निंग की तरह अपने पास रोक करके रखते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैश बुक? कैश बुक की एक विशेषता क्या है? इट इज बोथ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज बुक ऑफ फाइनल एंट्री, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैश बुक की एक विशेषता क्या है? या मूल प्रविष्टि की पुस्तक और अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक दोनों है, या मूल प्रविष्टि की पुस्तक है, या अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कैश बुक की क्या विशेषता होती है? कैश बुक जो होगी ये आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी होती होगी। जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल के बाद जो बनती है वो कैश बुक बनती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप कैश अकाउंट रखें लेजर में। अगर आप कैश बुक बनाते हैं तो आपको कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर जर्नल के बाद जो उससे सब्सिडरी बुक्स आती हैं और साथ में आती है कैश बुक। तो कैश बुक भी क्या होती है? ओरिजिनल एंट्री होती है। आप डायरेक्ट इसमें प्रविष्टि कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने कैश में पेमेंट किया हो या आपको रिसीव हुआ हो। तो और ये एज़ वेल एज़ बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहलाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन और आता है, कैश बुक लेजर है या फिर जर्नल है? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर यही आता है कि दोनों का ही काम करती है। एज़ अ जर्नल भी काम करती है, एज़ अ लेजर भी काम करती है। तो ओरिजिनल एंट्री की बुक हो गई जर्नल हमारी और फाइनल एंट्री की बुक हो गई लेजर हमारी। तो दोनों को मिला दीजिए तो आपकी कैश बुक बन रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि जर्नल है या लेजर है तो बोथ का भी एक ऑप्शन आएगा, तो वही आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। जो डबल कॉलम की कैश बुक होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है? ऑल ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट वाला तो भारी हो गया, क्योंकि कोई भी उधार लेन-देन को शामिल किया ही नहीं जाता कैश बुक में। सारे ट्रांजैक्शंस आते ही नहीं है, सभी लेन-देन नहीं आएँगे, सिर्फ़ कैश वाले ही आएँगे। 2 पॉइंट्स आपके बाहर हो जाते हैं। ओनली कैश तो यहाँ पर जो डबल कॉलम की है उसमें कैश और बैंक इन दोनों का ही कॉलम होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाते हैं, बीआरएस बनाते हैं, तो बीआरएस बनाने में एक साइड तो पासबुक हो जाती है और दूसरी साइड जो होती है वो कौन-सी हो जाएगी? वो आपकी डबल कॉलम वाली कैश बुक की बैंक कॉलम हो जाता है। यानी उसका बैंक कॉलम जो है इसी से हम क्या करते हैं, मैच करते हैं दोनों को। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी है। और एक 3 कॉलम की भी बनती है जिसमें क्या साथ में ऐड होता है? कैश होगा, बैंक होगा और साथ में एक कॉलम डिस्काउंट का भी हो जाता है। तो 3 कॉलम की बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन-सा एक वास्तविक खाता है? सैलरी अकाउंट है, मिस्टर राम्स अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा था कि रियल अकाउंट कौन-सा है इसमें से? तो इसमें रियल कौन-सा? जो एसेट का अकाउंट होता है, सैलरी नॉमिनल में जाएगा, राम का अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है और इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट भी क्या हो जाएगा आपका? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट है, ये भी किसमें जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। तो बिल्डिंग जो रह जाती है, यही हो जाएगी हमारा रियल अकाउंट। अब जैसे कि ये बहुत ईज़ी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। अकाउंट कौन-सा क्या है? एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और बहुत ही ईज़ी लेवल का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी लेन-देन रिकॉर्ड करने वाली पहली पुस्तक है? ट्रायल बैलेंस, जर्नल, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज़। तो ये भी बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है। कौन सी होती है? जर्नल होती है। जो सबसे पहले मूल पुस्तक भी कही कही जाती है, ओरिजिनल एंट्री की बुक भी कही जाती है, जर्नल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है और इसको जर्नल को एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो जर्नल होता है किससे बना होता है ये भी क्वेश्चन आता है, तो जोड़ से बना होता है और उसकी मीनिंग क्या हो जाती है? इसको डे बुक भी एक तरह से कहा जाता है। ये आपकी डेली की जिसमें हम जो है ट्रांज़ैक्शंस को नोट करते हैं, तो उसको हम डे बुक भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट इज़ कॉल्ड एज़। व्यक्तिगत खातों और नकद खातों के रख-रखाव को कहा जाता है। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री, क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, नन ऑफ द तो ये आपकी सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। जब बात सिर्फ आपकी पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट की जा रही हो, तो वहाँ पर सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल फीस पेड टू एक्वायर ए पीस ऑफ लैंड इज।
भूमि के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कानूनी फीस क्या है? अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि भूमि को टुकड़े पर जो आपने पेमेंट किया है, यानी कि कोई लैंड आपने परचेज़ करी उसमें जो पेमेंट किया है उसकी फीस, वो नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है कि उसमें जो आपने लीगल फीस दी है, वो लीगल फीस क्या है? डेब्टेड टू लैंड अकाउंट, डेब्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेब्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेब्टेड टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। वैसे तो फीस की अगर हम बात कर रहे हैं, आप फीस कोई दे रहे हैं तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लैंड है जिसके लिए आपने उसको दिया है उस फीस को, वो क्या है आपकी कैपिटल एसेट है। तो यहाँ पर जो आपने फीस दी है वो किसमें जानी चाहिए? जिसका मशीनरी में इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट किए जाते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी जो फीस लीगल फी दी गई है वो डेब्टेड टू लैंड अकाउंट। जो भूमि का खाता है वहीं पर हम उसको दिखाएँगे। क्योंकि ये बार-बार होने वाली नहीं है, आपने एक बार एक्वायर करी, आपने परचेज़ करी, तो आपने उस फीस को दिया है, वो बार-बार नेचर की नहीं कि बार-बार आपको उस फीस को देना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनकम होती है, उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उनके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर आएँगे और जो क्लासेस की वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी, तो उसमें आप लोगों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाए भी हैं। अगर नहीं देखी है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा उसमें आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डेटर अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो। कुल देनदार खाता यह जानने के लिए तैयार किया जाता है। क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो टोटल डेटर अकाउंट बनता है, प्रिपेयर करते हैं, वो क्या जानने के लिए करते हैं? तो डेटर अकाउंट की जब भी बात आएगी, डेटर अकाउंट आपने सेल करी है, आपने कोई अगर सेल करी और वो सेल आपने कैश सेल करी, या तो कैश में करेंगे या तो आप किस में करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। तो अगर आप कैश में सेल करते हैं तो उसे हम कहाँ दिखाएँगे, उसे हम कैश बुक में दिखाएँगे। और ये किसी भी तरह की पेमेंट जो कैश में रिसीव हो रही है या आप कर रहे हैं या इनकम रिसीव हो रही है आप कर रहे हैं, तो किसमें होती है, वो कैश बुक में दिखाते हैं। और जो क्रेडिट पे हम कर रहे हैं, उसे हम कहाँ दिखाएँगे, और जो क्रेडिट पे कर रहे हैं, वो क्या है, जब क्रेडिट पे हम करते हैं तो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। तो डेटर जो बन जाएँगे तो उसको हम कहाँ दिखाएँगे, वो आपकी एक क्रेडिट की तरह हो जाएगी। तो डेटर जो हैं, वो किस अकाउंट में जाना चाहिए? अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कैश सेल या क्रेडिट सेल को लेकर के, तो आप बहुत ईज़िली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएँगे। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि जो टोटल डेटर अकाउंट है वो क्या जानने के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ वन पर्सन कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति कंपनी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अ पार्टनरशिप फर्म विद ओनली वन पार्टनर, अ सोल प्रोप्राइटरशिप विद लिमिटेड लायबिलिटी, अ प्राइवेट कंपनी विद अ सिंगल शेयर होल्डर, अ गवर्नमेंट कंपनी विद वन डायरेक्टर। अब यहाँ पर आजकल ओपीसी ये जो वन पर्सन कंपनी है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो एक अकेला वैसे तो होता है तो आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, एकल जो उसका बिज़नेस है, अगर वो एक अकेला व्यक्ति चला रहा है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है, कंपनी वर्ड जोड़ा हुआ है, तो कंपनी जब जोड़ दिया जाता है, तो जो कंपनी एक्ट है, उसमें जो चीज़ें हैं, वो सारी उस पे लागू हो जाती हैं। अगर वन पर्सन होता है, एकल स्वामी होता है, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ों से उसको छूट मिल जाती है। लेकिन कंपनी जुड़ जाने के बाद उसको वो सारी चीज़ें उस पे आती हैं, जैसे कि ऑडिट कराना कंपल्सरी है, उसको अपने रिकॉर्ड्स रखना होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो अ प्राइवेट कंपनी विद अ सिंगल शेयर होल्डर, एक शेयर धारक वाली कंपनी जो होती है वो वन पर्सन कंपनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन नॉट पे अंडर राइटिंग कमीशंस अनलेस इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स। कोई कंपनी जब तक अंडरराइटिंग जो अंडरराइटर्स होते हैं, अभिगोपक जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहा जाता है, अभिगोपक। अभिगोपक को कमीशन दिया जाता है, तो उनका भुगतान नहीं कर सकती जब तक कि वो उसके द्वारा अधिकृत ना हो। किसके द्वारा? एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की यहाँ पर बात की जा रही है, पार्षद अंतर नियम। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम, ये आपके अंतर नियम है। और नीचे हो जाते हैं यहाँ पर एमओए यानी कि ये हो जाएंगे आपके सीमा नियम। दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा था किसके द्वारा अधिकृत ना हो, तो यहाँ पर जो आपके अंतर नियम है, अंतर नियमों में बताया जाता है कि कमीशन कितना दिया जाएगा और दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कंपनी के अंदर जो चीज़ें हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, किस तरह से उसका प्रबंध करना है, मैनेजमेंट करना है, उसको चलाना है कंपनी को, वो सारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे ही जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें लिखे होते हैं। और जो कंपनी की सीमाएँ बता रहा है, वो किसमें आता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है। सपोज़ कर लीजिए कि जैसे ये कंपनी है
उस कंपनी के ये जो चारों तरफ आ रहा है, ये हो जाते हैं आपके एओए, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके भी जो ऊपर जाता है, ये हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके भी ऊपर जो जा रहा है, ये वाला जो गोला बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये कंपनी लॉ हो जाएगी। ये जो कंपनी लॉ है, वो हो जाएगी। इसके बाहर अगर आता है, तो वहाँ पर कोर्ट में ही जाएगा, कोई डिसीज़न अगर हो रहा है। यहाँ तक जो आपको समझ में आ गया कि जो कंपनी के किसके द्वारा चल रही है, जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी की सीमाएँ कौन बना रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाहर भी अगर कोई चीज़ जा रही है, तो फिर वो कंपनी लॉ के अंडर में आ जाती है। सबसे बड़ा जो है, वो कंपनी लॉ होता है और उसके बाहर भी अगर कोई केस किसी तरह का बनता है, तो फिर वो कोर्ट के थ्रू हैंडल किया जाएगा, ट्रिब्यूनल होती है उसके लिए। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था कि कंपनी के अभी राइटर्स जो आपके अभिभावक होते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये अंडर राइटर्स होते कौन हैं? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी डायरेक्ट जनता को ना बेच करके, ना सेल करके क्या करती है, ये कंपनीज़ होती हैं एक तरह से, उनको सेल कर देती है, वो लोग परचेज़ कर लेते हैं। इसके बदले में वो कंपनी वो परचेज़ करने के बाद वो जनता को उन शेयर्स को बेचते हैं। इसके बदले में वो कंपनी से क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में पूरा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ शेयर्स अंडरराइटिंग कमीशन विल बी। शेयरों के मामले में अंडरराइटर्स कमीशन कितना होना चाहिए? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये आपको क्वेश्चन बहुत कहीं देखने को ही मिला होगा। कितना कमीशन जो होता है वो दिया जाएगा? 2%, 3%, 5% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5% तक दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिबेंचर्स अंडरराइटिंग कमीशन विल बी। डिबेंचर के मामले में, अच्छा अभी जो आपने देखा वो शेयर्स की बात की जा रही थी, वहाँ पर 5% था, 5% था। अगर बात की जाती है डिबेंचर की, तो कितना होना चाहिए? 3%, 4%, 2.5% या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब डिबेंचर की बात की जाएगी तो 2.5% है। शेयर्स में 5% है और डिबेंचर में 2.5% है। दोनों को ध्यान में रखिएगा, दोनों के लिए अलग-अलग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि होनी चाहिए। 5%, 3%, 2%, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बहुत अच्छे से शेयर्स के बारे में डिटेल में समझाया था कि एप्लीकेशन मनी होती है, अलॉटमेंट मनी होती है, फिर कॉल्स की जाती हैं। तो एप्लीकेशन जब ली जा रही है, तो एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर 5% एटलीस्ट होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। न्यूनतम की बात हो रही है कि मिनिमम कितनी हो सकती है। तो 100 रुपीज़ का अगर कोई शेयर है, तो उसका 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5। तो ₹5 कम से कम एटलीस्ट मिनिमम होना ही चाहिए। उसके ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार अबाउट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विदिन। किसी कंपनी को रजिस्ट्रार को वरीयता शेयरों के मोचन के बारे में निम्नलिखित समय के भीतर सूचित करा जाना चाहिए। 21 डेज, 15 डेज, 30 डेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार, यानी एक कंपनी जो होती है उसको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो आप लोग के इक्विटी शेयर्स होते हैं, अगर किसी ने इक्विटी शेयर्स परचेज़ किए हैं, तो कंपनी की लाइफ टाइम में उसको वो रिडीम नहीं करा सकता। लेकिन अगर किसी ने प्रेफ़रेंस शेयर्स लिए हैं, तो वो उसकी लाइफ पीरियड में क्या होता है, वो रिडीम करा सकता है। रिडीम का मतलब ये है कि उसको जैसे 10 साल के या 20 साल के बाद उससे जितना अमाउंट होता है, वो वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर प्रेफ़रेंस शेयर्स हैं, उसको रिडीम कराया जा रहा है, तो रिडीम कराने की सूचना जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। तो कितने दिन में देनी पड़ती है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 30 डेज़ होता है उसके लिए। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल अमाउंट इज ट्रीटेड एज द डैश कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शेयर प्रीमियम राशि को कंपनी की पूंजी माना जाता है। इशूड, रिजर्व, सब्सक्राइब्ड, नन ऑफ द। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेयर प्रीमियम अमाउंट होता है, प्रीमियम शेयर पे जो प्रीमियम मिलता है, तो वो कंपनी में किस तरह की कैपिटल की तरह उसको ट्रीट करेंगे। तो वो रिजर्व कितना होता है, रिजर्व सरप्लस में दिखाया ही जाता है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे रिजर्व सरप्लस साइड में उसको हम दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संचित नहीं, यहाँ पर संचय ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। संचित तो पूंजी में भी चला जाता है, तो उसका मीनिंग बदल जाता है, क्योंकि जो आप लोग की रिजर्व कैपिटल होती है वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर हम प्रीमियम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर संचित के बजाय संचय वर्ड ज़्यादा सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन क्रिएट रिजर्व कैपिटल बाय पासिंग। कोई कंपनी आरक्षित पूंजी का निर्माण निम्न द्वारा कर सकती है। बेसिक की बात कर रहे थे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में।
एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा, अ स्पेशल रेजोल्यूशन, अ बोर्ड रेजोल्यूशन, नन ऑफ द। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक कंपनी जो है वो आरक्षित पूंजी कर सकती है क्या पास करके। तो यहाँ पर अगर कंपनी को आरक्षित करना है कुछ पूंजी को अपनी, तो उसके लिए उसको विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होता है। होता क्या है यहाँ पर रिजर्व कैपिटल जो होती है, अगर आपने कुछ कैपिटल अपनी रिजर्व कर दी, तो वहाँ पर आप तब तक उसका यूज़ नहीं कर पाएँगे जब तक कि कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती, कब जब तक कि कंपनी का समापन नहीं होता है। आप लिक्विडेशन के टाइम ही उस कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। तो वो आपकी पूंजी क्या होती है? रिजर्व कैपिटल होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल विच इज पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप इट इज कॉल्ड। वह पूंजी जो कंपनी की अपयुक्त पूंजी का हिस्सा है, जिसे केवल समापन की स्थिति में ही वापस बुलाया जा सकता है, उसे कहा जाता है इशूड कैपिटल, नॉमिनल, अथोराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। अभी इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, लिक्विडेशन में जाएगी, तभी उस पूंजी को हम लेते हैं। वो कौन सी होती है? रिजर्व कैपिटल होती है, आरक्षित पूंजी होती है, या संचित पूंजी कहा जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिडेम्पशन इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। कंपनी द्वारा जारी किए गए वरीयता शेयरों के मामले में मोचन की अधिकतम अवधि क्या है? 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिडेम्पशन की, तो अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिडेम्पशन क्या होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए, कितने टाइम तक के जारी किए जाते हैं, उसके बाद रिडेम्पशन हो जाता है। यहाँ पर क्या करेक्ट है? 20 ईयर्स, 20 वर्ष तक के। पहले तो इररिडीमेबल शेयर्स भी होते थे, लेकिन अब नहीं होते, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। ज़्यादातर प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो आपके रिडीमेबल होते हैं, डिबेंचर भी रिडीमेबल होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल नहीं होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। आप सेल कर सकते हैं, आप हस्तांतरित कर सकते हैं, एंड ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स को, लेकिन रिडीमेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मस्ट बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ। पूंजी मोचन रिजर्व का उपयोग जारी करने के लिए किया जाना चाहिए। फुली पेड बोनस शेयर्स, फुली पेड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, यानी कि आप कैपिटल को रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रिजर्व भी आप बनाते हैं कि कंपनी लॉ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, और प्रीवियस में अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं कि शेयर्स तो आपने पढ़ लिया, वो भी कंपनी लॉ का हिस्सा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे, तो आपकी सारी तैयारी अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि मस्ट बी यूज फॉर इशू ऑफ, किस चीज़ को इशू करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा था कि जो आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि थी उसका आप लोग यूज़ कर सकते थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। किस लिए कर सकते हैं? आप फुली पेड अप बोनस शेयर्स को के लिए कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस अमाउंट का यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द इशू कैपिटल टेकन बाय पब्लिक इज कार्ड। जनता द्वारा ली गई जारी पूंजी का हिस्सा कहलाता है, यानी कि जो पूंजी है इशू की है आपने, वो इशू की गई पूंजी को जितना लोगों ने ले लिया, जनता ने ले लिया, जैसे कि सपोज कर लिए आपने अगर 50,000 की पूंजी जो थी वो इशू कैपिटल के लिए रखी कि आप इशू करेंगे, इसमें से 25,000 जो है वो जनता ने ले लिया है, तो ये 25,000 क्या है? ये सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है, प्रार्थित पूंजी। और बाकी के जो रिमेनिंग 25,000 है वो क्या हो जाएगी? अनसब्सक्राइब कहलाएगी, यानी कि अप्रार्थित पूंजी कहलाती है। तो एक आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए पेश किया जाता है। सब्सक्राइब्ड है, इशू है, अनकॉल्ड है, कॉल्ड अप है, यानी कि आप वो हिस्सा जो कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को या जनता को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि वो उनको ले सकती है। तो अभी यही चीज़ आपने दूसरी तरह से पढ़ी थी, यहाँ पर दूसरी तरह से क्वेश्चन सेम वैसा ही है। वो क्या कहलाती है? आपकी इशूड कैपिटल कहलाती है। तो एक आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। देनदारियों के सत्यापन के उद्देश्य क्या हैं? टू इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लायबिलिटी, देनदारी के अस्तित्व को सुनिश्चित करना। टू इंश्योर द ओनरशिप, स्वामित्व को सुनिश्चित करना। टू इंश्योर प्रॉपर वैल्यूएशन, उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। टू इंश्योर द ऑब्लिगेशन, दायित्व को सुनिश्चित करना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लायबिलिटीज होती हैं उनके वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं।
तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा ये देखना कि जो आप दायित्व दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते, तो ये हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है कि ओनरशिप स्वामित्व को सुनिश्चित करना, तो यहाँ पर एसेट की बात नहीं की जा रही, डेटर्स की बात की जा रही है, जो आपकी सॉरी लायबिलिटीज़ की बात की जा रही है, जो आपकी क्या-क्या लायबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पर स्वामित्व नहीं देखा जाएगा। तो थर्ड वाला जो है कि उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करना, तो ये भी करेक्ट है कि जितनी वैल्यू की आप दिखा रहे हैं लायबिलिटीज़ उतनी हैं या नहीं है। और जो फोर्थ वाला है दायित्व को सुनिश्चित करना, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ़ आपका एश्योर्ड द ओनरशिप ये नहीं होगा, बाकी तीनों करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर कौन-सा होना चाहिए? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला, तो ये डी ऑप्शन पे दे रखा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन बिगिंस व्हेन जांच तब शुरू होती है जब बुककीपिंग एंड बुककीपिंग समाप्त होगी, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जांच या फिर अनुसंधान भी कह सकते हैं आप, जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होता है? जब ऑडिटिंग समाप्त हो जाती है। जब ऑडिटिंग का काम समाप्त होता है तब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब इसको पूरा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आता है बुककीपिंग। बुककीपिंग यानी कि पुस्तक पालन। तो बुककीपिंग में क्वेश्चन आपका बनता है कि बुककीपिंग जो होती है पहले होगी सबसे, उसके बाद में क्या आता है? अकाउंटिंग का काम आता है। जहाँ पर बुककीपिंग समाप्त होती है, वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है, लेखांकन शुरू होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऑडिटिंग, तो जहाँ पर अकाउंटिंग समाप्त होती है, वहाँ पर ऑडिटिंग आती है, यानी कि अंकेक्षण का काम आता है। उसके बाद आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन, तो जहाँ पर ऑडिटिंग समाप्त होती है उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। तो इसको पूरा याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन कई तरह से बन जाएगा आपका और ये पूछा भी जाता है बहुत बार कि अकाउंटिंग का काम कब शुरू होता है? जब बुककीपिंग समाप्त हो जाती है। ऑडिटिंग का काम कब शुरू होगा? जब अकाउंटिंग समाप्त हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कब होगा? जब ऑडिटिंग समाप्त हो जाएगी। तो ये पूरा एक समझिए साइकिल चलता है, इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर ऑफ विच कंपनी डजंट हैव राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ द कंपनी। किस कंपनी के लेखा परीक्षक को कंपनी की विदेशी शाखाओं का दौरा करने का अधिकार नहीं होता? अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन टाइप की कंपनी होती है जिसकी फॉरेन ब्रांचेस हैं अगर उस कंपनी की, तो ऑडिटर को राइट नहीं होता कि उन ब्रांचेस में जाकर के वो इन्वेस्टिगेट करे या देखे। तो वो कौन सी हो जाती है? तो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, यहाँ पर विनिर्माण का काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर नहीं जाता है ऑडिटर, क्योंकि उसमें ये रहता है कि बनाने का काम हो रहा है, उसका काम क्या होता है? अकाउंट्स को देखना, रिकॉर्ड्स को देखना, तो जो कि रिकॉर्ड्स कहाँ होते हैं? हेड ऑफिस में होते हैं, तो वहीं पर ही वो अपना काम पूरा करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू। जो आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है वो किसको प्रस्तुत की जाती है? गवर्नमेंट को, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब इंटरनल जो ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिटर को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है? क्योंकि जो अपॉइंट करता है रिपोर्ट भी तो उसी को ही दी जाती है। जैसे कि नॉर्मल ऑडिटर जो होता है, तो ऑडिटर को कौन आपका नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है? तो शेयर होल्डर्स करते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो करते हैं तो रिपोर्ट भी किसको दी जाती है? शेयर होल्डर्स को ही दी जाती है। रिपोर्ट भी किसको दी जाती है? रिपोर्ट भी शेयर होल्डर को दी जाती है। तो यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो रिपोर्ट भी किसको सबमिट की जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही सबमिट की जाएगी। तो सारी चीज़ों को क्लियर रखिएगा। इंटरनल ऑडिटर की बात करेगा तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएँगे। अगर सिर्फ ऑडिटर की बात की जाती है तो शेयर होल्डर आ जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ बुक मेंटेन्ड बाय द ऑडिट क्लर्क। लेखा परीक्षा क्लर्क द्वारा कौन सी पुस्तक रखी जाती है? ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल चेक, ऑडिट नोटबुक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ द बुक मेंटेन्ड बाय द ऑडिट क्लर्क। जो ऑडिट क्लर्क होता है वो कौन से बुक को मेंटेन करता है? तो यहाँ पर ऑडिट नोटबुक जो होती है, लेखा परीक्षा की नोटबुक जो होती है, वो जो होगा वो ऑडिट क्लर्क करता है मेंटेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है तो वो मेन ऑडिटर बनाता है और साथ में उसके जो होते हैं क्लर्क भी होते हैं, उसके जो सहयोगी होते हैं, असिस्ट करने वाले वो भी रहते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो ऑडिटर होता है। लेकिन जो ऑडिट क्लर्क होता है वो नोटबुक प्रिपेयर करता है जिसमें कि सारी चीज़ें लिखता है कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटरी कॉस्ट ऑडिट आर एप्लीकेबल ओनली टू। समधिक लागत लेखा परीक्षा केवल निम्न पर लागू होती है: फर्म पर, कंपनी पर, इंडिविजुअल पर, सोसाइटी पर। तो
तो यहाँ पर कि आपको कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो सभी कंपनियाँ नहीं कराती हैं। वैधानिक तौर पर कॉस्ट ऑडिट जो होता है सिर्फ़ कुछ ही कंपनियों के लिए कंपल्सरी किया गया है। मेनली उनके लिए होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लगी होती हैं। यहाँ पर जो कंपनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग अलग से नहीं दे रखा, तो कंपनी की सिर्फ़ बात की जा रही है, तो कंपनी ही हमारा आंसर होगा। तो कंपनी के लिए क्या होता है कि स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट कराना कंपल्सरी होता है, एप्लीकेबल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following factors would least likely affect the quantity and content of an auditor's working paper? निम्नलिखित में से कौन से कारक लेखापरीक्षक के कार्यपत्रों की मात्रा और सामग्री को सबसे कम प्रभावित करेंगे? The assessed level of control risk, the possibility of peer review, the nature of auditor's report, the content of management representation letter. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर के जो कार्यपत्र यानी कि जो पेपर्स को प्रिपेयर करता है उसकी क्वांटिटी और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें लिखी जानी चाहिए, उसको सबसे कम प्रभावित करेंगे, यानी सबसे कम इफ़ेक्ट होगा। यानी कि वो क्या-क्या जो पेपर्स अपने प्रिपेयर कर रहा है, वो कितनी क्वांटिटी में करे या उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखे, वो किस बात पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है, बहुत कम निर्भर करता है, ये क्वेश्चन है। तो कंट्रोल रिस्क ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है और पीयर रिव्यू समीक्षा समीक्षा भी की जाएगी और साथ में जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है वो भी। यहाँ पर जो नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट कि किस नेचर की वो ऑडिट रिपोर्ट अपने प्रिपेयर कर रहा है वो भी कई तरह की रहती है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बाकी तीनों ही चीज़ें इफ़ेक्ट करती। तो एक आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the assessment year, provide deduction to an individual assessed in respect of interest on loan taken for higher education. आकलन वर्ष 2000 यहाँ पर आप लोग जो है 25-26 देख लीजिएगा। यहाँ पर 2025-2026 के लिए उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में मूल्यांकित व्यक्ति को कटौती प्रदान करता है। यानी कि कौन सी जो होगी सेक्शन उसमें आपको डिडक्शन दी जाएगी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट जा रहा है उसकी बात की जा रही है। 80E है, 80DD है, 80DD है या फिर 80EE है। तो जो इंटरेस्ट होता है वो किस में जाता है, वो 80E में जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, उनको अच्छे से आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद रिबेट? आयकर अधिनियम की कौन सी धारा छूट से संबंधित है? 87C है, 87 है, 87B है, 87A है। तो यहाँ पर रिबेट कौन सी सेक्शन में मिलती है, वो आपकी 87A हो जाएगा। 87A में रिबेट दी जाती है। एक आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इनकम विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। जो धारा 10 है के अंतर्गत निम्नलिखित आय पर छूट नहीं दी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम है, इनकम फ्रॉम लोकल अथॉरिटी है, लीव सैलरी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेक्शन 10 जो है उसमें काफ़ी आपकी ऐसे इनकम बताई गई हैं जिन पर कि कोई भी टैक्स नहीं लगता है या उसमें छूट दी जाती है। तो एग्रीकल्चर इनकम भी है, इनकम फ्रॉम लोकल अथॉरिटी भी है, लीव सैलरी भी, तीनों ही हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका नन ऑफ दीज़ होगा। कई बार एग्ज़ामिनर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन्स रखता है, इसमें जो आंसर होता है वो नन ऑफ दीज़ होता है। और अगर आप ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ होंगे तो वहाँ पर किसी में टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको चीज़ें अच्छे से याद हों। एक आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under section 203 of the Income Tax Act 1961, which form is used to give certificate for income under the head salary? यहाँ पर कह रहा है कि आय का अधिनियम 1961 की धारा 203 के अंतर्गत वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? फॉर्म 16A, फॉर्म 16, फॉर्म 16 डबल ए, फॉर्म 15H। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन शीर्षक यहाँ पर सैलरी हेड में अगर इनकम मिल रही है आ रही है तो वहाँ पर कौन-सा फॉर्म फिल किया जाएगा ये क्वेश्चन है। तो वो आपका फॉर्म 16 होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। तो ये सारे ही फॉर्म अलग-अलग चीज़ों से रिलेटेड हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ए संक कॉस्ट? यहाँ पर कह रहा है कि डूब लागत या डूबत लागत क्या होती है? अ कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड, अ कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, अ कॉस्ट that varies with production volume, a cost that is relevant to future decisions। तो यहाँ पर डूबत लागत क्या होती है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपने ऑलरेडी कर दी है, एक्सपेंसेस आपके हो चुके हैं, अब उसको दोबारा से आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, संक कॉस्ट कहलाती है। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
कि एक लागत जो पहले ही खर्च हो चुकी है और जिसे वसूल अब नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, सीमांत लागत को इस रूप में भी जाना जाता है ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसे हम वेरिएबल, इसमें सिर्फ क्या होती है जो आपकी डायरेक्ट वाली एक्सपेंसेस होते हैं उनको ही ऐड किया जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्टिंग जो होती है यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होती है उसको दो तरह डिफाइन करते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। फिक्स्ड वाले को शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ हम वेरिएबल को देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी एनालिसिस हेल्प डिटरमाइन, लागत लाभ मात्रा विश्लेषण क्या निर्धारित करने में मदद करता है। ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी एट डिफरेंट सेल्स लेवल्स, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो लागत मात्रा लाभ का विश्लेषण है वो क्या निर्धारित करने में हेल्पफुल रहता है। वो निर्धारित क्या करता है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी लागतें आ रही हैं और जो हमारा लाभ है कितनी मात्रा है उसके बीच में जो रिलेशन है, जिसमें कि आपकी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बीईपी वाला आ जाता है, उसमें प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं हम, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी ही चीज़ों को बताएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है, आपको ना प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। प्रॉफिटेबिलिटी एट डिफरेंट सेल्स लेवल्स, अलग-अलग आप अगर सेल कर रहे हैं कि इतनी यूनिट्स को अगर रहते हैं तो आपका प्रॉफिट का डिफरेंस क्या-क्या आ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट, यहाँ पर ये देखना कि कॉस्ट का कितनी आ रही है, अगर कॉस्ट को हम बढ़ाते हैं घटाते हैं तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए अलग-अलग ऐसे कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है और साथ में रेशियोज़ निकाले जाते हैं, जैसे पीवी रेशियोज़ निकाला जाता है, ये सारे रेशियोज़ निकाल करके इसे देखा जाता है। तो सारी ही चीज़ें आ जाती हैं इसमें, एक आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से कौन सी आपकी जो है वो निश्चित लागत यानी कि जो स्थायी लागत जो होती है स्थिर लागत कौन सी है। कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट है, इंश्योरेंस फी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपने रेंट का संविदा हुई है आपको देंगे ही हर मंथ, इंश्योरेंस आपने जो कराया उस पर आप देंगे ही फीस एक फिक्स रेट में, इंटरेस्ट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट देना है जैसे डिबेंचर है तो आप उस या फिर लोन आपने लिया है तो वो आप उस पर इंटरेस्ट एक फिक्स रेट में देंगे ही देंगे। तो जो भी चीज़ें आप फिक्स दे रहे हैं जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं वो सारी क्या होती हैं फिक्स कॉस्ट में आती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट है, और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजूज़ अकाउंट वाज़ एक्सेस डेबिटेड बाय 500 वेयर सोहन्स अकाउंट वाज़ अंडर डेबिटेड बाय 500 इज़। यहाँ पे कह रहा है कि राजू के खाते में 500 अधिक डेबिट किया गया था जबकि सोहन के खाते में 500 कम डेबिट किया गया था। अब आपको बताना है कि ये किस तरह का एरर है, कंपनसेटिंग है, क्लरिकल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, नन ऑफ दीज़। अब यहाँ पे क्या हुआ कि राजू के अकाउंट में क्या है 500 ज़्यादा डेबिट कर दिए और सोहन के अकाउंट से हमने 500 में 500 कम डेबिट किए हैं। तो एक तरफ 500 बढ़ेंगे तो एक तरफ से 500 घट जाएँगे। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरह से क्या होगा एक-दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। तो टोटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, इस तरह की इसमें एक का कम हो रहा है, एक का उतने ही सेम अमाउंट से बढ़ जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है हमारी क्षतिपूर्ति त्रुटि होती है, कंपनसेटिंग एरर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो आज की वीडियो में आपने कंप्लीट 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने कोशिश की ज़्यादातर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की। 1-2 टॉपिक जैसे कि जीएसटी है, जीईएम है, उसके क्वेश्चंस नहीं थे। बाकी सारे ही टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में कवर किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं इन 40 में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे थे आपके जो कुछ क्वेश्चंस बहुत ईज़ी थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ थोड़े से टफ लेवल के थे। तो मुझे आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।